वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीपीएससी पीटी 68 जो कि एग्ज़ाम होने वाला 12 फरवरी 2023 को ये फिक्स हो गया है और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम फाइटर नंबर 1 के माध्यम से। तो ये प्रैक्टिस सेट जो टेस्ट सीरीज चल रहा है इसका प्रैक्टिस सेट 6 है और प्रैक्टिस सेट 6 आप सभी के बीच आप रेडी रहें पेन और कॉपी लेके, ताकि आप ईमानदारी से अपने आप को इवेल्यूएट कर सकें कि आप 20 प्रश्नों में से कितने मार्क्स ला रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप अगर 15 से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो आपका रिजल्ट पीटी में कोई नहीं रोक सकता है, आपका पीटी क्वालिफाई होगा। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी तैयार होंगे पेन और कॉपी को लेकर। पहला प्रश्न को आप देख लिए, पढ़ें इसको। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो आपको राइट आंसर देना है भगवद गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम या कामसूत्र। ये कौन सी पुस्तक है जो सबसे पहले किसी यूरोपीय भाषा में ट्रांसलेट की गई थी? पहला भारतीय पुस्तक ग्रंथ जिसे कि यूरोपीय भाषा में ट्रांसलेट की गई थी, अनुदित या अनुवादित की गई थी। तो पहला पुस्तक है साथियों वह है अभिज्ञान शाकुंतलम और ये किसकी रचना है? कालिदास की। और इतना ही नहीं, सबसे ज़्यादा भी अनुवादित इसी पुस्तक का हुआ है और सबसे पहला भी और सबसे ज़्यादा भी ट्रांसलेट इस ग्रंथ का हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 की ओर, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? दूसरा प्रश्न है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, यानी भारत सबसे पहले कौन आए थे? तो सबसे पहले आप देख लें ह्वेनसांग कब आया था? ये आए थे हर्षवर्धन के काल में। और हर्षवर्धन का कार्यकाल कब था? हर्ष का कार्यकाल गुप्त वंश के बाद था, गुप्तोत्तर काल का ये पीरियड था। दूसरा है मेगास्थनीज, ये कब आए थे? मौर्य काल में यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे। अगला है इत सिंह, ये आए थे हर्ष के कार्यकाल में ही, लेकिन हर्ष की मृत्यु तब तक हो चुकी थी, यानी ये भी हो गए, ये ह्वेनसांग के बाद आए थे, ये हर्ष की तब तक मृत्यु हो चुकी थी। ये भी फाहियान आए थे गुप्त काल में। फाहियान कब आए थे? गुप्त काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। तो यहाँ से आपको सारा आंसर अब दिख रहा होगा। सबसे पहले मौर्य काल था, इसके बाद गुप्त काल आया, गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन का आया। तो ये दोनों तो बिल्कुल चांस ही नहीं है। अब मौर्य या गुप्त पहले मौर्य आया था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? बी नंबर, मौर्य काल में आने वाले मेगास्थनीज यहाँ पर पहले यात्री थे जो भारत आए थे। तो बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला है ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया, कौन थे? हैदर अली जो कि मैसूर के महत्वपूर्ण शासक थे, उसे ब्रिटिश जनरल ने हरा दिया था। कौन से युद्ध में? पोर्टो नोवा के युद्ध में। ऐसा भी प्रश्न आता है हैदर अली किस युद्ध में अंग्रेजों से हार गया था? तो पोर्टो नोवा के युद्ध में। तो आपको बताना है कैप्टन पॉपहैम, हेक्टर मुनरो, सर आयरकूट, जनरल रेनर, यानी किस ब्रिटिश जनरल से वो हारे थे, ब्रिटिश सेनापति से हार गए थे पोर्टो नोवा के युद्ध में। आपको ये भी याद रखना चाहिए पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1781 में हुआ था साथियों। 1781 में सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में एक स्थान था पोर्टो नोवा, जहाँ पर अंग्रेजों और हैदर अली की भिड़ंत हुई थी। और इसी पोर्टो नोवा पर एक तरह से कह सकते हैं हैदर अली बहुत बुरी तरह पराजित हो गए थे। तो वो अंग्रेज जनरल कौन थे? उम्मीद करता हूँ आप आंसर कर चुके होंगे, मैं बता रहा हूँ वो अंग्रेज जनरल कोई और नहीं, सर आयरकूट थे। इन्हें बहुत सारे युद्धों में अंग्रेजों को जीत दिलाई थी भारत में। सर आयरकूट राइट आंसर इसका सी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की? साथियों मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ, उससे भी 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। संबंधित प्रश्न जितने भी बन सकते हैं मैं यहाँ पे डिस्कस करते चलता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि आप कॉपी लेके बैठेंगे तो आपको एक प्रश्न के साथ साथ 4-5 प्रश्नों का फायदा मिल जाएगा। अगला प्रश्न है भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? अमृतलाल विठलदास या महात्मा गांधी, C.F. एंड्रूज, विनोबा भावे? तो आप आंसर सोचें, तब तक मैं भील सेवा मंडल के बारे में बता दूं। यह संबंधित था जनजाति उत्थान, यह संबंधित था साथियों जनजाति उत्थान। ये भी याद रखेंगे आप, क्योंकि पूछा जा सकता है भील सेवा मंडल का संबंध किससे था? तो जनजातियों के उत्थान से।
और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी आप याद रखें। इसकी स्थापना 1922 में हुई थी। अब प्रश्न पे आते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसकी स्थापना की थी, राइट आंसर इसका ए नंबर है, अमृतलाल विट्ठल दास, जिसे कि ठक्कर बापू के नाम से भी जाना जाता है भारतीय इतिहास में। अमृतलाल विट्ठल दास यानी ठक्कर बापू, जिन्होंने भील सेवा मंडल की स्थापना जनजातियों के उत्थान के लिए 1922 में की थी। कहाँ की थी, तो गुजरात। ये भी आपको याद रखना चाहिए, गुजरात में। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 प्रश्न बन गए। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले मुस्लिम लीग के बारे में जान लें। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी। कहाँ हुई थी, आज का जो बांग्लादेश है वहाँ की राजधानी कहाँ है, ढाका। तो ढाका में हुई थी। और ये एक तरह से कांग्रेस के पैरेलल एक राजनीतिक दल बनाया गया था, क्योंकि मुस्लिमों को लगता था कि उनका जो डेवलपमेंट है कांग्रेस के अंतर्गत नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने अलग से अपना संगठन बनाया, जिसका कि जो पहला स्थापना हुआ था 1906 में ढाका में। तो उसने एक मुक्ति दिवस मनाया था। यहाँ पूछा जाए मुक्ति दिवस कब मनाया, तो साथियों एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए, पूरे वर्ल्ड वॉर जो हुआ दुनिया में, 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं। तो दूसरा वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 के बीच चला था, 1939 से 45 के बीच में। और 1939 से 45 के बीच में इंडिया अंग्रेजों के अधीन ही था। तो उस समय बहुत सारे प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकारें बनाई थी, लेकिन इन सरकारों से बिना किसी कोई परामर्श के, बिना किसी सलाह मशविरा के अंग्रेजों ने भारत को इस वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत को भी शामिल कर लिया। इसलिए नाराज होकर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था। कब दिया था, 1939 में। तो यानी और इन सरकारों में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। 1939 में जो त्यागपत्र दे दिया था, इसी त्यागपत्र से एक तरह से कह सकते हैं सरकार से कांग्रेस की भी छुट्टी हो गई। तो खुशी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। और ये डेट भी आपसे पूछा जा सकता है, 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 को 8 प्रांतों में जो कांग्रेस की सरकारें बनी थी लोकतांत्रिक तरीके से, उन्होंने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। लोकतांत्रिक सरकार ने इसके विरोध में कि हम इस युद्ध में भारत को शामिल नहीं मानते हैं, भारत को शामिल करना गलत है। तो मुस्लिम लीग इससे खुश हो गई। उन्होंने कहा कि चलो मुक्ति मिल गई, और एक मुक्ति दिवस मनाया 22 दिसंबर 1939 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संचित कोष से संबंधित है। संचित कोष क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड, यहाँ पे क्या होता है, सरकार का जितना टैक्स जमा होता है, टैक्स या ऋण से प्राप्त राशि, सभी इसी कोष में जमा रहते हैं। एक तक सरकार का समझिए कि वो सरकार का खजाना है, सरकार के सारे पैसे इस पे जमा होते हैं। तो ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, आपसे ये पूछा जाए। आप सोचें, इसके पहले और एक कोष के बारे में बता दें। ये संचित कोष है, कंसोलिडेटेड फंड है। एक होता है आकस्मिक कोष, यानी आकस्मिक निधि, जिसे कॉन्टीजेंसी फंड भी बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, कॉन्टीजेंसी फंड। तो कॉन्टीजेंसी फंड क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कॉन्टीजेंसी फंड यहाँ पे होता है कि आकस्मिक कुछ खर्च लग जाए तो उसके पैसे संचित कोष में नहीं रखे जाते हैं। देश में कुछ विपत्ति आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो वो निधि एक अलग होता है, वो कोष अलग है, उसको कॉन्टीजेंसी या आकस्मिक निधि कहा जाता है। तो उसके लिए हमारा 267 है, आर्टिकल 267 में कॉन्टीजेंसी फंड के बारे में वर्णन, इसे आप नोट कर लें। तो अब हम लोग बात करते हैं संचित कोष का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो वो है 266। दोनों आसपास में याद रखिएगा, संचित कोष 266 और जो हमारा कॉन्टीजेंसी फंड है 267, यानी संचित कोष 266 और आकस्मिक निधि 267, दोनों पैर लगातार है, कंटिन्यू है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 266। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राक्कलन समिति, जो प्राक्कलन समिति होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं, तो प्राक्कलन समिति के बारे में भी जान लें आप। इसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। प्राक्कलन समिति में कितने मेंबर होते हैं, 15, 30, 22, 45। तो प्राक्कलन समिति, सबसे पहले आप जानें, ये प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा के मेंबर होते हैं। लोकसभा, सिर्फ लोकसभा के मेंबर होते हैं यहाँ पे। और लोकसभा के भी मेंबर वो जो सत्तारूढ़ पार्टी के होते हैं, उन्हीं में से बनाया जाता है
इनके मेंबर प्राक्कलन समिति का। तो प्राक्कलन समिति में टोटल आपके साथियों 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। आपसे ये भी पूछा जाएगा संसद की कौन सी समिति है जिसमें सिर्फ लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के नहीं होते हैं, तो प्राक्कलन समिति होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी 1993 में, अगस्त 1993 में। आपसे ये भी पूछा सकता है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर, काका कालेलकर इसके पहले अध्यक्ष, काका कालेलकर। आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो आप जान लें पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं। पार्थिव ग्रह वैसे ग्रह को कहते हैं जो कि आकार में लगभग पृथ्वी के समान दिखते हैं। तो इसमें कौन कौन से ग्रह आते हैं? हमारा स्टार्टिंग से जो ग्रह है सूर्य के नज़दीक, आप वहाँ से देखें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और शुरुआती चार ग्रह जो कि स्टार्टिंग से देखें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चार ग्रह जो है इसको पार्थिव ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी से इसका रूप रंग मिलता जुलता है, इसीलिए इसे पार्थिव ग्रह कहा जाता है। तो आप देखिए बुध भी है, यहाँ शुक्र भी है, बुध है, शुक्र है, मंगल भी है और पृथ्वी तो है ही। और यहाँ पे तो ये जो शनि है, शनि आप अलग देख रहे हैं, अलग ग्रुप के ग्रह हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शनि। ये पार्थिव ग्रह नहीं है। हरिकेन चलते हैं। हरिकेन एक चक्रवाती तूफान है, चक्रवात है। हरिकेन कहाँ पे उठता है, कहाँ चलता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। साथियों हरिकेन जो होता है हमारा एक समुद्री चक्रवाती तूफान है जो अटलांटिक महासागर में उठता है। और ये ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर आपका मिसिसिपी घाटी हो जाएगा। मिसिसिपी घाटी में हरिकेन चक्रवाती तूफान चलती है, वहीं पे उठती है। कुकी जनजाति, कुकी जनजाति के लोग रहते हैं, मतलब कहाँ रहते हैं आपसे पूछा जा रहा है। या अलग अलग जनजातियों का विशेष निवास क्षेत्र होता है। तो कुकी जनजाति किस राज्य में रहते हैं? मणिपुर, असम, मिजोरम या मेघालय। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, आपको याद रखना चाहिए मणिपुर। कुकी जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ है? मणिपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुवा नृत्य, शुवा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? लेकिन आप ये भी शुवा नृत्य कहाँ पर किया जाता है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में शुवा नृत्य कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। शुवा नृत्य कहाँ होता है साथियों? छत्तीसगढ़ में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। और किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो वो जनजाति है मुड़िया। मुड़िया जनजाति कहाँ पाई? देखिए बहुत प्रश्न बनेंगे। शुवा नृत्य कहाँ होता है? छत्तीसगढ़। शुवा नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो मुड़िया। मुड़िया जनजाति कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है 13 नंबर। ध्वनि की तीव्रता की वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है। ध्वनि की तीव्रता की वह ऊपरी सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन ही नहीं सकता, उतनी तेज आवाज़ आएगी तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उसकी सीमा क्या है? 50 डेसिबल, 70 डेसिबल, 85 डेसिबल या 95 डेसिबल। तो राइट आंसर होगा साथियों 95 डेसिबल। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो डेसिबल होता है, जिसे डीबी से हम लोग डिनोट करते हैं। अगला है लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या चीज़ से संबंधित है? द्रव्यमान संरक्षण, संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण या ताप संरक्षण। लेंज ने जो अपना थ्योरी दिया था उसका संबंध किससे है? तो साथियों इसका संबंध था, मैं आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षण। लेंज का नियम का संबंध किससे है? ऊर्जा संरक्षण। अगला प्रश्न है हीरा, डायमंड। डायमंड का संबंध किससे है? यानी डायमंड तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या तरल है? हीरा क्या है? तो हीरा साथियों विदाउट एनी डाउट हम लोग जानते हैं हीरा हमारा तत्व है। हीरा क्या है? तत्व है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता से ही जब एक दूसरे से प्रतिक्रिया होती है तो उसके संयोजकता काफ़ी मायने रखती है। तो यहाँ पे संयोजकता आपसे पूछा जा रहा है कार्बन की।
कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन की संयोजकता आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। कार्बन फेमस क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता। तो इसकी संयोजकता 4 होती है। राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। जीन जो कि हमारे अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं और इसी से अगला जो जनरेशन आता है उसमें किस प्रकार के गुण होंगे, उनका किस प्रकार का बिहेवियर होगा, सारे चीज़ उनके जीन से डिसाइड होता है। तो जीन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था। तो जीन जो होता है ना, यूनानी शब्द है, यूनानी शब्द है जीनस। जीनस से जीन बना है। जीनस से एक शब्द है यूनान का, यूनानी भाषा का, उसी से जीन निकला है। जीनस शब्द से जीन बना है यूनानी भाषा का। तो इसका सबसे पहला प्रयोग किसने किया था। तो जो साइंटिस्ट थे उसका नाम था जोहानसन। जोहानसन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है बिहार से संबंधित। बिल्कुल बिहार से संबंधित प्रश्न भी आपको करने चाहिए क्योंकि बिहार में एग्जाम देना, बिहार से प्रश्न रहेंगे ही। तो बिहार का सबसे गर्म क्षेत्र, बिहार का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन के अनुसार गया, नालंदा, भागलपुर या पटना। तो बिहार का जो सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है वो हमारा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, गया। 19 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। बिहार के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा। किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम दिनों का रहा। आपसे ये पूछा गया है राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद या जगन्नाथ मिश्र, कौन सबसे कम समय के लिए रहे थे। तो आपको याद होगा 2000 ईस्वी में नीतीश कुमार जब सीएम बने थे मात्र 8 दिन रहे थे, मात्र 8 दिन। 3 मार्च को बने और 10 मार्च 2000 को इनको इस्तीफा देना पड़ा। तो इसका राइट आंसर नीतीश कुमार होगा। और सबसे ज़्यादा बार सीएम कौन बने, उसमें भी नीतीश कुमार होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार सीएम कौन बने, नीतीश कुमार। सबसे कम समय के लिए कौन बने, एक कार्यकाल में जो सबसे कम समय था मात्र 8 दिन का समय इनको मिला था। जिस प्रकार सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन के लिए। तो इस प्रकार के प्रश्न हमेशा आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं ब्रेल लिपि के बारे में जानते हैं कि वो जिनकी कह सकते हैं अंधे लोगों के पढ़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसका आविष्कार किसने किया था, लुई ब्रेल ने। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था, लुई ब्रेल ने। लुई ब्रेल के नाम पर ही इसे ब्रेल लिपि कहा जाता है, जो अंधे लोगों के पढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। तो लुई ब्रेल का जो जन्मदिन है उसी को ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ब्रेल दिवस हाल ही में मनाया गया है, अभी हाल ही में। तो वो कब था, 4 जनवरी को। यानी विश्व ब्रेल दिवस कब मनाते हैं, 4 जनवरी को। यानी राइट आंसर इसका ए होगा। ये था साथियों आज का महत्वपूर्ण प्रश्न विथ डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ इस प्रकार टेस्ट सीरीज आपको काफ़ी मदद पहुँचाएगी एग्जाम में। और निश्चय ही आप एग्जाम के बाद जब निकलोगे तो आप थैंक यू सो मच एग्जाम फाइटर नंबर 1 कहते हुए, चिल्लाते हुए निकलेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, जरूर इसे लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि सभी को लाभ मिले। इसके साथ ही जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ये वीडियो टेस्ट सीरीज लगातार जारी है और एग्जाम तक चलेगी। तो आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने, तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड करते ही पर डे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और सही समय पर आप अपने टेस्ट को पूरा कर सकें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।